हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ द नॉलेज हब पर पॉलिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स से हर साल हर एक एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस मिलेगा और फंडामेंटल राइट्स पढ़कर जाना एकदम से इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों या यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हों। तो आइए, ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 3, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली है क्या? देखिए, अधिकार होता क्या है? अधिकार एक प्रोविजन है, एक प्रावधान है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जब इनजस्टिस हो रहा होगा उसके खिलाफ तो रिड्रेसल सीख कर सकती है। तो बनाई हुई विधि द्वारा बनाई गई जो व्यवस्था है उसमें अपने न्याय की मांग कर सकती है। तो ऐसे में फंडामेंटल राइट्स किसी भी व्यक्तित्व के विकास और मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड टू प्रिजर्व ह्यूमन डिग्निटी। व्यक्ति की गरिमा और उनके व्यक्तित्व का विकास, इसके लिए फंडामेंटल राइट्स काफ़ी जरूरी है। तो ये है कहाँ पर? भारत के संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय संविधान के पार्ट 3 में है, भाग 3 में है। और आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक पूरा का पूरा पार्ट 3 को डिवोटेड है। तो ऐसा कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 के बीच है। अब देखिए, ये मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है? तो देखिए दोस्तों, यूएसए में बिल ऑफ राइट्स हुआ करता है। 10 वहाँ पर बिल ऑफ राइट्स इंक्लूड किए गए थे। उसी से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में भी फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है। तो ऐसे में अगर क्वेश्चन पूछता है कि फ्रॉम वेयर फंडामेंटल राइट्स आर टेकन, या पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम या इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम विच कंट्री, किस देश से प्रभावित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूएसए। तो आपसे अगर फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछता है कहाँ से लिया गया? यूएसए, अमेरिका। नेक्स्ट है कि फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय कोर्ट। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित किया जाता है। दोस्तों, अगर सपोज किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन होता है तो ऐसे में वो सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंतर्गत और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंतर्गत व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा कैसे करनी है, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो ऐसे में अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है, जनरली क्या होता है कि अगर आपका कोई दूसरा चीज़, अगर जैसे सपोज लैंड डिस्प्यूट है, ज़मीनी विवाद है, तो ज़मीनी विवाद है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाएंगे। उसके लिए प्रोसीड्योर है कि आप सब डिविजनल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर वहाँ से आपका अगर अपील करना है आपको तो आप हाई कोर्ट जाएंगे, फिर वहाँ से अपील करना है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक एपेलेट होता है, अपील के थ्रू आप वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार के हनन के केस में आप सीधा हाई कोर्ट या सीधा सुप्रीम कोर्ट आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई बात मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो चीज़ें शुरू में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद है कि मौलिक अधिकार, इसका मतलब ऐसा हुआ कि मौलिक अधिकार अगर कोई कानून नहीं भी बनाया गया है सरकार द्वारा उससे रिलेटेड, तो भी अगर आप किसी आर्टिकल के अंतर्गत चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो उनके इंटरप्रिटेशन के आधार पर आपको न्याय मिलता है। ठीक है, तो चूंकि संविधान का संरक्षक कौन है, हु इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के किसी प्रोविजन का कैसे इंटरप्रिटेशन करता है, व्याख्या किस आधार पर देता है, उसी आधार पर मौलिक अधिकार से रिलेटेड चीज़ें भी डिस्कस की जाती हैं, डिस्क्राइब की जाती हैं। तो ये हो गई बात मौलिक अधिकार की। अब प्रश्न उठता है कि कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे ओरिजिनली, लेकिन एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत उसको आर्टिकल 31 से हटाकर, अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। तो ऐसे में फिर अब कितने बचे हैं? तो 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। अब ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो पहला है राइट टू इक्वलिटी।
समानता का अधिकार मतलब क्या है? सब कानून के समक्ष एक समान है। कहाँ से कहाँ के बीच में है? तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में राइट टू इक्वलिटी है। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये कौन से आर्टिकल के बीच में है? तो आर्टिकल 19 से 22 ये स्वतंत्रता का अधिकार देता है। फिर है शोषण के खिलाफ या शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अभी इसको डिस्कस करूंगा सारे को वन बाय वन। तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, तो तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? शोषण के खिलाफ अधिकार। नेक्स्ट है चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये कहाँ से कहाँ के बीच में है? तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के बीच में, ये आर्टिकल 25 टू 28। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। जनरली ये कल्चरल या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए बनाया गया है। जो सांस्कृतिक तौर पर और भाषाई तौर पर अल्पसंख्यक हैं, उनको अपनी संस्कृति या उनको अलग से एजुकेशनल प्रोविज़न करने का अधिकार, शैक्षणिक व्यवस्था करने का अधिकार आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंतर्गत दिया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ जितने भी आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उस मौलिक अधिकार का रक्षा भी तो होना जरूरी है। तो ऐसे में आर्टिकल 32 जो है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार, और इसके तहत 5 रिट्स हैं। 5 रिट्स, जो 5 रिट जारी होते हैं, जैसे हैबस कॉर्पस है, मेंडमस है, आगे के लेक्चर में आपको ये डिस्कस करूंगा। तो इसके तहत आपके मौलिक अधिकार की रक्षा होती है, और यही आर्टिकल है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होने से बचाए। तो ये 6 तरह के मौलिक अधिकार हो गए। तो क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 6। भारत के संविधान में ओरिजिनली पहले जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो कितने मौलिक अधिकार थे? 7। इसके बाद सबसे पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? तो समानता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या शोषण के खिलाफ अधिकार। चौथा कौन सा है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब यहाँ पर देखिए, ये नोट के तौर में मैंने लिखा हुआ है कि ओरिजिनली देयर वर 7 राइट्स। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम आर्टिकल 31 as fundamental rights and included in Article 300A by 44th Constitutional Amendment Act 1978। तो इसको आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था उसको हटाकर अब संपत्ति का अधिकार केवल और केवल संवैधानिक अधिकार है, या आप कह सकते हैं लीगल अधिकार है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। समझ में आ गई बात? तो नेक्स्ट है कि अब एक एक करके आर्टिकल का प्रोविजंस देखते हैं। देखिए अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि पॉलिटी में कितने आर्टिकल्स याद करें। तो सबसे मेन आपको मैं सजेशन ये दूंगा कि फंडामेंटल राइट्स, जो आपके 6 फंडामेंटल राइट्स में अभी जितने मैंने आर्टिकल का डिस्कशन किया, वो आपको याद रखना जरूरी है। एटलीस्ट अगर पूरा प्रोविजन नहीं तो उसमें है क्या, मोटो क्या है, या उसका मेन उद्देश्य क्या है, वो आपको याद रखना है। तो एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए जितने भी फंडामेंटल राइट्स ग्रांट किए गए हैं, वो फंडामेंटल राइट्स स्टेट को ये ऑर्डर दिया गया है कि इंडिया के हर एक सिटीजन को ये सारे फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए जाएं। तो अब कहा गया कि स्टेट शैल, हर जगह आप देखेंगे स्टेट शैल नॉट, स्टेट शैल, तो ये चीज़ें जो स्टेट है। और एक चीज़ और कि पॉलिटी में स्टेट अगर फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में, या डीपीएसपीज जो आगे पार्ट 4 में आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, सरकार के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ राज्य या सरकार का मतलब क्या है? राज्य का मतलब क्या है? सरकार। अब सरकार यहाँ पर ऐसा नहीं कि केवल राज्य सरकार, यहाँ पर सरकार से रिलेटेड केंद्र सरकार, सरकार की सारी मशीनरी, सब कुछ राज्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो पॉलिटी में राज्य के 2 मतलब हो जाएंगे। अगर आप आर्टिकल 1 पढ़ रहे हैं तो राज्य का मतलब किसी प्रांत से होगा, और अगर आप आर्टिकल 12 पढ़ रहे हैं या फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर राज्य का मतलब होगा सरकार की सारी मशीनरी। ठीक है, सारे उपकरण। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 12 क्या है? तो आर्टिकल 12 कहता है कि सरकार कौन है, राज्य कौन है।
तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताया है कि आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं तो ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाना या आपके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? तो स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट कौन है? तो यही आर्टिकल 12 में बताया गया है। तो द स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, ऑल लोकल एंड अदर ऑथोरिटीज़। तो भारतीय सरकार या संसद या राज्य की सरकारें या राज्य के विधानमंडल, तो ये तमाम जो है राज्य की इकाई हैं। तो ये डेफिनेशन यहाँ पर आर्टिकल 12 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आर्टिकल 13। देखिए आर्टिकल 13 को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद रहा है। ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान को संशोधित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। लेकिन आर्टिकल 13 का जो प्रोविजन है वो जुडिशियल रिव्यू या आप कह सकते हैं न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान कर देता है। क्योंकि आर्टिकल 368 हर जगह तो अप्लाई होगा लेकिन इस पार्ट में अप्लाई नहीं होगा। इस पार्ट में आर्टिकल 13 प्रिवेल करेगा और आर्टिकल 13 ये कहता है कि आप ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकते हैं जो कि किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन करता हो। हालांकि कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा संसद द्वारा जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करता हो। या एक और चीज़ आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान बनने से पहले अगर ऐसा कोई कानून है जो कि पार्ट 3 मतलब जो भाग 3 है, मौलिक अधिकार वाला भाग है संविधान का, उसके किसी प्रावधान का उल्लंघन करता हो तो वो उसी समय, जिस समय ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, उसी समय से वो शून्य माना जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वो मतलब क्या है कि अगर अंग्रेज के ज़माने में कोई ऐसा कानून बना जो कि पार्ट 3 में जो आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसका उल्लंघन करता हो तो वो वॉइड हो जाएगा, ये आर्टिकल 13 कहता है। तो आर्टिकल 13 2-3 तरीके से न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। एक तो ऐसे कानून को विजिल करेगा, उस पर भी निरीक्षण रखेगा जो पहले बने थे। दूसरा कि अब जो संसद बना रही है वो तो किसी पार्ट 3 का उल्लंघन नहीं कर रही, तो ये भी हो गया। नो सच लॉ कैन बी मेड विच एवरेजेस और टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता जो कि आपके मौलिक अधिकार का हनन करता हो। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 368 हर जगह तो वैलिड होगा लेकिन इस पार्ट में वैलिड नहीं होगा, यही कहता है कौन? आर्टिकल 13। साथ के साथ एक एक्सेप्शंस भी हैं। एक एक्सेप्शन क्या है कि अगर कानून, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि अगर कानून 39B और 39C, ये 39B और 39C अनुच्छेद कहाँ है? तो पार्ट 4 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, पार्ट 4 में DPSPs में। अगर उसके जो प्रोविजंस हैं 39B और 39C, मतलब क्या है कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जिससे कि कुछ ही लोगों के हाथ में धन के संचय होने से बचे या जो रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन हैं, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, तो ऐसा कानून बना रही है अगर सरकार, तो अगर किसी फंडामेंटल राइट्स का उसमें उल्लंघन होता है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है कंसीडर कर सकती है। अदरवाइज और किसी आर्टिकल के तहत अगर कानून बनता है और वो पार्ट 3 का उल्लंघन कर रहा है तो ऐसा नहीं होगा, नहीं कर सकती है संसद। तो ये हो गई बात आर्टिकल 13 की। अब स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स एक एक करके। तो पहला है राइट टू इक्वलिटी। पहले ही आपको बताया कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक ये आपको समानता का अधिकार देता है। तो इसमें आर्टिकल 14 क्या कहता है? 2 प्रोविजन आपको याद रखने हैं। एक, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष सब एक समान, और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि कोई भी कानून के नज़र में बड़ा या छोटा नहीं है, लेकिन साथ के साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है कि ऐसा नहीं होगा कि व्यक्ति के हालात अलग अलग हैं तो उनके लिए एक ही कानून अप्लाई किया जाएगा। अगर व्यक्ति के हालात अलग अलग हैं तो अलग अलग परिस्थिति में रहने वाले लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार तो हो सकता है, लेकिन एक ही स्थिति में, एक ही परिस्थिति में रहने वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना होगा। ठीक है, तो जिनके हालात एक से, उनके साथ एक जैसा व्यवहार,
ये हो जाएगा आर्टिकल 14 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और कानून के समक्ष सब एक समान, ये होगा इक्वालिटी बिफोर लॉ। दोनों बातें हो गई। अब है कि यही चीज़ मैंने नोट के फॉर्म में लिखा है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि जिनके हालात एक से हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार होगा। अब ये नहीं कि गुजरात बहुत ही रिच स्टेट है और उड़ीसा बहुत ही गरीब स्टेट है, तो वहाँ के लोगों को अगर कुछ प्रोविज़न वहाँ की राज्य सरकार बना रही है तो उड़ीसा में भी वो प्रोविज़न होगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। कानून के दायरे में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वहाँ के किसानों का ऋण माफ़ हो रहा है तो यहाँ के भी किसानों का ऋण माफ़ हो, ऐसा प्रोविज़न पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इक्वल, जिनकी हालात एक सी उनके साथ एक जैसा व्यवहार। नेक्स्ट है कि ये जो पूरा आर्टिकल 14 है ये आया कहाँ से। तो अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देखें तो वो यूएस से आया है, और अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ देखें तो वो यूके से आया है, ठीक है, वो यूके से आया है। और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एवी डाइसी थे, उनके रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, उस पर आधारित है आर्टिकल 14। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 15, इस पर एक मूवी भी आई हुई आर्टिकल 15 पर। तो ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, सेक्स, कास्ट, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब क्या है इसका कि राज्य, जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। राज्य, जाति, नस्ल, लिंग, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन साथ के साथ कहा कि समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उसके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है सरकार, जैसे कि शेड्यूल कास्ट्स, शेड्यूल ट्राइब्स, या विमेन और चिल्ड्रन, या सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो कि ओबीसीज कहे जाते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लिए। इसके बाद एक प्रावधान हाल ही में ऐड किया गया है, कौन सा, तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत एक प्रावधान इसमें ऐड किया गया है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का। अब ये प्रावधान क्या है, तो इसमें है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो सामान्य वर्ग में ही कमजोर आर्थिक अर्थ वाला वर्ग है, जिसकी आय कम है, उसके लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो ये 103rd, ये भी आप कह सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें आरक्षण आर्टिकल 15 से ही दिया जाता है, ठीक है, आर्टिकल 15 के तहत ही दिया जाता है। नेक्स्ट है कि जब जॉब हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो जॉब प्रोवाइड करते समय अगेन नस्ल, लिंग, जाति, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, राइट। तो ये रेस, सेक्स, कास्ट, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे नहीं होगा। लेकिन फिर अगेन ये है कि जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, कमज़ोर वर्ग है, उसके लिए आरक्षण प्रदान किया जा सकता है, सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है। नेक्स्ट है कि नौकरियों में भी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको आरक्षण 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दिया गया है। तो ये 10% आरक्षण उनको दिया गया है 2019 के तहत। तो ये जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था, तो जिसके तहत 10% आरक्षण दिया गया है, उससे आर्टिकल 15 में भी बदलाव आया है और आर्टिकल 16 में भी बदलाव आया है। अब आर्टिकल 17 क्या कहता है, देखिए सिंपली आपको ध्यान रखना है कि जो अस्पृश्यता या छुआछूत है उसका उन्मूलन ये आर्टिकल 17 के तहत है कि किसी भी तरह से अनटचेबिलिटी जो है इंडिया में बैन है। एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी भी व्यक्ति को अगर मना किया जाता है कि कुएं से पानी नहीं लेना या मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना, ये किस आर्टिकल का उल्लंघन है, तो ये आर्टिकल 17 का उल्लंघन है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे हिडन क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18। देखिए आर्टिकल 18 कहता है कि सरकार किसी को कोई उपाधि नहीं देगी कि महाराजा धीराज की उपाधि दे रहे हैं किसी को, ठीक है। लेकिन साथ के साथ ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो मिलिट्री अवार्ड्स हैं, है ना, या सिविलियन अवार्ड्स है, भारत रत्नाज है या पद्मा अवार्ड है, अशोक चक्र है, परमवीर चक्र है, तो ऐसे जो अवार्ड्स हैं वो अवार्ड हैं, पुरस्कार हैं, वो कोई टाइटल नहीं है, ठीक है, उसका टाइटल के रूप में यूज़ नहीं होगा। व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिला हुआ है, वो किसी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरता है, तो ऐसा नहीं लिखेगा भारत रत्न दैट कुमार, समझ में आ गई बात।
तो ये चीज़ कि टाइटल का आप उपयोग, टाइटल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो अवार्ड है दैट इज़ नॉट टाइटल, अवार्ड मिल सकता है। तो इसके बाद है कि कोई भी भारतीय सिटीजन किसी विदेशी नागरिक से, विदेशी राज्य से, सरकार से किसी तरह की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसमें भी यह है कि बिना अनुमति के नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोगों को मिला हुआ है अलग अलग देश के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इसके बाद जैसे मोदी जी को ही मिला हुआ है बहुत सारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये है कि राष्ट्रपति की अनुमति अगर है तो ऐसा कर सकते हैं। नो पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल वाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि लाभ के पद पर अगर है भारत के अंदर कोई विदेशी नागरिक, तो वो बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के विदेशी टाइटल या विदेश का कोई भी सम्मान नहीं ले सकता है। ठीक है, अगर वो लाभ केवल, अब लाभ के पद पर यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडिंग वो संस्था है और उसमें वो कार्यरत है कोई विदेशी नागरिक, तो वो बिना प्रेसिडेंट के अनुमति के नहीं कर सकता है। इसके बाद है कि लाभ के पद पर अगर कोई व्यक्ति है किसी विदेशी राज्य के अधीन भी, तो वो भी ऐसा नहीं करेगा तो बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है इसमें आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। क्या? तो आपको बोलने का या अभिव्यक्ति का आपको आज़ादी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इच्छा है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई कार्टून बनाते हैं, देखते होंगे सो सॉरी चलता रहता है, तो वो एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। या प्रेस वालों को देखते होंगे, कभी किसी को घेरती है, कभी किसी को घेरती है, कभी नरेंद्र मोदी पर कोई अच्छा या बुरा कमेंट आता है, कभी राहुल गांधी पर आता है। तो ये प्रेस को जो स्वतंत्रता मिला हुआ है वो भी इसी आर्टिकल 19(1)(a) के तहत मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। इसका मतलब क्या है कि बिना हथियार के आप एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, प्रोवाइडेड क्या कि वहाँ सेक्शन 144 नहीं लगा हुआ। अगर सेक्शन 144 लगा हुआ है तो फिर आप 4 अधिक या उससे अधिक व्यक्ति आप नहीं रह सकते इकट्ठा। तो वैसे अगर आप, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, तो फिर लॉकडाउन वगैरह कुछ नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के इकट्ठा हो सकते हैं। इसके बाद है राइट टू फॉर्म यूनियन, एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। संघ या संघ, एसोसिएशन का भी हिंदी संघ होता है लेकिन उसको संगठन कह सकते हैं। संघ, संगठन और सहकारी समिति आप बना सकते हैं। ये भी अधिकार आपको फंडामेंटल राइट्स के तहत मिला हुआ है आर्टिकल 19 के तहत। इसके बाद है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आप आ जा सकते हैं। ठीक है, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप आ जा सकते हैं, आपको ट्रैवल करने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र के निवासी हो सकते हैं। पहले एक प्रोविजन था कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन जैसे आर्टिकल 370 को में प्रोविजन चेंजेस किया गया है, वहाँ से विशेष दर्जा समाप्त किया गया है, तो अब वहाँ का भी निवासी आप बन सकते हैं। ऐसा मतलब अंडर आर्टिकल 370 जो चीज़ें हटाई गई हैं उसके तहत, जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, तो उसके तहत जो है चीज़ें अब बदल गई हैं। नेक्स्ट है राइट टू प्रोफेस ऑफ ओन चॉइस। अपने मर्जी का आप प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। समझ में आई बात? कि आपकी मर्जी है कि आप टीचिंग करें, आपकी मर्जी है आप डॉक्टर बने, आपकी मर्जी आप इंजीनियर बने, कोई गवर्नमेंट जॉब अक्वायर करे, तो ये आपके ऊपर है प्रोफेशन अक्वायर करना। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब इसका मतलब समझते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति पर दोषारोपण हो, जब उसको अभियुक्त बनाया गया है, जब उस पर चार्जशीट दायर की गई है, बहुत सारे टर्म्स बता रहा हूं, तो उसको क्या क्या अधिकार हैं। देखिए, उसके ऊपर ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है। ऐसा नहीं होगा कि सपोज व्यक्ति ने अपराध किया 25 मई को और कानून आया 27 मई को, 27 मई को, तो 27 मई को अगर उस अपराध के लिए कोई नया कानून आया है तो वो उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। व्यक्ति ने अपराध करते समय, व्यक्ति के अपराध करते समय जो कानून था उसी कानून से उसे सजा मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो निर्भया केस था, निर्भया केस में एक जुवेनाइल भी कन्विक्ट था, तो जुवेनाइल को
जो पूर्वव्यापी कानून था, एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ था, उसी के आधार पर मिला सजा। और सजा और बाकी जितने अभियुक्त थे उनको हाल ही में फांसी की सजा दे दी गई। तो बाद में 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना है, जिसके तहत एज को हीनस क्राइम में, जो जघन्य अपराध है, उस केस में 18 साल से घटाकर 16 साल कर दिया गया। तो अब अगर कोई व्यक्ति 16 साल से अधिक इस तरह का कोई क्राइम करता है तो अब उसको भी फांसी की सजा हो सकती है। ठीक है, उस समय नहीं था तो उसको नहीं हुआ। तो ये जो अंतर आर्टिकल 20 बना हुआ है वो बचा ले गया उसको उस समय। ठीक है, नेक्स्ट है नो डबल जियोपार्डी। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दिया जाएगा। ये भी रोकता है कि एक से अधिक बार, एक बार अगर उसने सजा काट लिया तो बस हो गया, बात खत्म, उस अपराध के लिए अब दोबारा उसको सजा नहीं दी जाएगी, डबल जियोपार्डी नहीं होगी। नेक्स्ट है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आप किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो इसका और भी इसको समझिए कि जैसे कहते हैं ना, 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, या तो ऐसा चीज़, ये जितने भी आप फंडामेंटल राइट्स देख रहे हैं ये तब है जब आप एज ए सिटीजन, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी है कि व्हेन यू आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, व्हेन यू प्ले योर ड्यूटीज अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज, तभी आप फंडामेंटल राइट के हकदार होते हैं। ये सब क्रिमिनल जो आपके प्रोसीड्योर कोड है उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें ये चीज़ें बहुत हद तक कर्टेल कर दी जाती हैं। तो इसलिए जो 3rd डिग्री टॉर्चर है वो क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड के अंतर्गत आता है। ये जो चीज़ें हैं ये एक सामान्य नागरिक के लिए है, और सामान्य नागरिक का मतलब ये है कि अब कोई व्यक्ति बार बार समाज के लिए घातक हो गया है, बहुत सारा मर्डर किया हुआ है, आप उसको कहेंगे कि नहीं उसको 3rd डिग्री टॉर्चर क्यों दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होता, राइट। तो ये चीज़ें एज अ, जिसको पहली बार लाया गया है तो अब उसको 3rd डिग्री टॉर्चर दे रहे हैं, जिसका आज तक कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, तो ये चीज़ें ऐसे, मतलब एक तरह से स्टेट मिलिट्री स्टेट ना हो जाए, बहुत ही ज़्यादा ऑटोक्रेटिक ना हो जाए, निरंकुशवादी स्टेट ना हो जाए, तो उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 21। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। अब पूरी बातें नहीं हम कर सकते यहाँ पर, लेकिन आर्टिकल 21 इज मोस्ट इन्फर्ड आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है इसका, कि सबसे ज़्यादा अगर किसी आर्टिकल को डिटेल में बताया गया है, उसके बारे में स्टडी की गई है, उसके अलग अलग मतलब निकाले गए हैं, तो वो आर्टिकल 21 है। अभी आर्टिकल 21 क्या कहता है, तो आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब क्या है, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता कि एक्सेप्ट एस्टैब्लिश्ड प्रोसीड्योर बाय लॉ जो है, आपका कोई भी राइट टू लाइफ या आपका पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकता है। तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कानून द्वारा स्थापित, जो विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था है, उसके अलावा किसी का आप राइट टू लाइफ नहीं छीन सकते या आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते। हाँ, अगर कानून इजाज़त देता है, कानून के नज़र में उसके लिए उसने गलती करी है, वो अपराधी है, तो हम कर सकते हैं। इसके बाद एक और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें कि जैसे संजय गांधी का इमरजेंसी में बहुत बड़ा रोल, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक पावर का यूज़ किया था, निरंकुशवादिता दिखाई थी। तो ऐसे में मेनका गांधी, जैसे ही सरकार बदली, जनता पार्टी की सरकार आई, तो मेनका गांधी के पासपोर्ट को लेकर इशू आ गया। तो मेनका गांधी ने आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो उसी समय जब वर्डिक्ट आता है, तो उसी वर्डिक्ट में कहा कि विदेश जाने का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मैरिज, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। ये तमाम चीज़ें, मतलब क्या है, निजता का अधिकार। ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया जब आधार का मामला चल रहा था, तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय पहले, अरुण जेटली साहब, उन्होंने बयान दिया संसद में कि ये लोग कह रहे हैं कि निजता के अधिकार का हनन है, राइट टू प्राइवेसी का हनन है आधार के द्वारा, और देयर इज नो सच कंडीशन और नो सच वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच टेल्स अबाउट दैट राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट। उन्होंने ऐसा कहा।
तो उस पर फिर आधार की जब सुनवाई हुई तो बहुत ही बैलेंस्ड डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का कि नहीं, निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है वो बिल्कुल फंडामेंटल राइट है, और साथ के साथ एक बैलेंस्ड जजमेंट दिया कि आधार जो है निजता का अधिकार नहीं छीनती है। दैट इज अनदर केस। लेकिन अपने लिए काम की बात क्या हो गई कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी जो है वो क्या है, फंडामेंटल राइट है। इसके साथ साथ कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत। नेक्स्ट है राइट टू मैरिज। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया 2018 में कि राइट टू मैरिज ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, राइट टू मैरिज ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ये 2019 में पूछा गया था प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो ये भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये भी स्वच्छ पर्यावरण, एक एनजीओ था उसने याचिका दायर की कि जो दिल्ली और एनसीआर का रीजन है उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और पॉल्यूशन के कारण लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि हाँ, क्लीन इन्वायरमेंट ये भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, अदरवाइज लोगों को जीने का मतलब अधिकार, उनका जीने का अधिकार छिन जाएगा। तो ये आर्टिकल 21 की बात हो गई। एक चीज़ और, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 था, उसने एक बदलाव किया। बदलाव क्या किया कि पहले आर्टिकल 20 और 21 को भी इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किया जा सकता था। मतलब अगर इमरजेंसी लग गई, जैसे 1975 में आपातकाल लगा, तो उस समय आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये आपके छीने जा सकते थे। बिना किसी पूर्व सूचना के लोगों को गिरफ्तार किया गया, बिना किसी चार्ज के लोगों को गिरफ्तार किया गया, ठीक है। रातों रात जितने अपोजिशन के लीडर्स थे उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए। तो उस केस में आर्टिकल 20 और 21 जो है वो सस्पेंड हो सकता था, ठीक है। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, क्योंकि जनता पार्टी के लोगों को लगा कि फिर से कांग्रेस अगर आ गई तो फिर से इस तरह का कुछ कर सकती है, तो ऐसे में बना दिया कि अब जो है इमरजेंसी के भी बहुत सारे प्रावधानों को चेंज किया और कहा कि 20 और 21 चाहे इमरजेंसी लगे या कुछ भी हो, उस केस में नहीं छीना जा सकता है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। देखिए, वाजपेयी जी की सरकार थी, उसने एक अभियान चलाया था, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चले हम, ये उसका टैगलाइन था। तो स्कूल चले हम या सर्व शिक्षा अभियान, ये जो चीज़ें थीं, इसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा आर्टिकल 21 को ऐड किया गया, जिसके तहत ये सरकार की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष की आयु में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया करवाए। समझ में आ गई बात? ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 21A के अंतर्गत है। इसके बाद है आर्टिकल 22, गिरफ्तारी के मामले में अधिकार, राइट्स इन केस ऑफ अरेस्ट। अब इसको मैं समझा देता हूँ कुछ बातें जो गिरफ्तारी के समय आपको अपनी मर्जी के वकील को हायर करने का अधिकार होता है। आपको 24 घंटे के भीतर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा अगर गिरफ्तारी की गई है। आपको गिरफ्तार करने से पहले पूर्व सूचना दी जाएगी, ठीक है, कि आपको किस आधार पर हम गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आर्टिकल 22 आपको संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। और जो मजिस्ट्रेट वाला चीज़ है कि 24 घंटे जो बताया गया है आर्टिकल 22 के अंतर्गत, उसमें एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम है। मतलब क्या है कि यात्रा में लगे हुए समय के अलावा 24 घंटे के भीतर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, किसके अंतर्गत? आर्टिकल 22 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 22 तक हमने इस वीडियो में देखा। आगे की वीडियोस में ये आर्टिकल 23 से लेकर रेस्ट जितने भी मौलिक अधिकार के बचे हुए हैं वो कवर करेंगे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं क्वेश्चन की भी सीरीज़ लेकर आया करूँगा इसी चैनल पर, द नॉलेज हब पर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।